हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फिजिक्स विद ममता। तो हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है टॉपिक विद क्वेश्चंस की। उसी सीरीज़ में मैं एक सेकंड टॉपिक आपसे डिस्कस कर रही हूँ। इससे पहले मैंने थर्मोडायनेमिक्स किया था, जिसको 5-6 लेक्चर्स में हमने किया था। आज मैं डिस्कस कर रही हूँ एटम के ऊपर, एटम के मॉडल्स जो है, जिन्होंने बताया कि एटम्स में क्या क्या होता है, जैसे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और बोहर मॉडल। और इन्हीं से रिलेटेड हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आप मान सकते हो, वैसे तो ये +2 में भी है, लेकिन मैं जिस लेवल के क्वेश्चंस करवाऊंगी वो BSc लेवल के टॉपिक से है, कि जो बोहर मॉडल से क्वेश्चंस एचटेट में पूछे जाते हैं। वो ये हर साल तो नहीं, लेकिन एक साल छोड़ के या फिर कई बार हर सीक्वेंस में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाते हैं। और ये इजी टॉपिक है, इसमें क्वेश्चन बनने के ईजीएस्ट चांसेस होते हैं। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है एटम के लिए थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल क्या कहता है? ये कहता है कि आपके पास, ये जे थॉमसन ने दिया था। हम जानते हैं जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। इन्होंने बताया था कि एटम है ना, जस्ट लाइक अ वाटरमेलन है, और जैसे वाटरमेलन में सीड्स होते हैं, उसी तरीके से इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऐसे एटम की मतलब स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने बताया था। और इनकी ज़्यादा कुछ ये मॉडल सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो इसके बाद आया था एक रदरफोर्ड मॉडल। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक गोल्ड फॉइली और अल्फा पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स लिए पॉजिटिवली चार्ज्ड। वो उन्होंने देखा कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये कुछ तो क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कुछ पास कर रहे हैं, और कुछ अपने पाथ से क्या आ रहे हैं, रिट्रेस हो रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि एटम के अंदर कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ है, पॉजिटिवली चार्ज स्पेस है, जिसको उन्होंने कहा कि वो न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं। इससे ज़्यादा इन्होंने कुछ नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा है, एनर्जी कैसी है, या फिर जो आपका न्यूक्लियस है ये जो है, इन्होंने कहा कुछ मास सेंटर में क्या कर रहा है, सेंटर के अंदर कुछ मास है, मतलब सेंटर पे ही सेंटर्ड कुछ मास है, और उसमें क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है। और बाहर क्या कर रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन है, और उन्होंने ये नहीं बताया कि कैसे पाथ में है, सिर्फ इन्होंने इतना ही बताया था। ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल था ये मॉडल। लेकिन इसके बाद आया था बोहर मॉडल, जिन्होंने जितनी भी फेलियर्स थे पिछले मॉडल्स की, उन सबको ओवरकम किया। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि एक सेंटर में आपके पास क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, और बाहर आपके सर्कुलर ऑर्बिट्स में कौन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है। इसके लिए इन्होंने 3 बोहर पोस्टुलेट्स भी दिए थे, लेकिन इन्होंने ये सब किसके लिए बताया, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बताया, या हाइड्रोजन के लिए ही बेसिकली इन्होंने बताया। तो इनके जो मेन अजम्पशंस थी, इन्होंने क्या कहा था कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर ऑर्बिट्स, और ये जो ऑर्बिट्स हैं इनकी एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, और उनको क्या बोलते हैं हम, स्टेशनरी ऑर्बिट्स है। मतलब ये कोई इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में, ये ऑर्बिट्स कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं कर रही, मतलब ये क्या है, स्टेशनरी ऑर्बिट्स है। एक तो इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन आपका किस में मूव करता है, सर्कुलर पाथ में मूव करता है। दूसरा इसने बताया कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो जिन ऑर्बिट्स में मूव कर रहा है, वो ऑर्बिट्स कैसी है, स्टेशनरी ऑर्बिट्स है, ये कोई भी तरह की इलेक्ट्रॉन इनमें एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। थर्ड इसने बताया कि आपके पास जो एनर्जी है एटम की, वो डेफिनेट वैल्यू है उसकी एक गिवन स्टेशनरी ऑर्बिट्स में। अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जंप कर रहा है, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, जो एनर्जी रेडिएट होगी वो क्या होगी। अगर फर्स्ट, ये मैं एक लेवल मान लूँ जिसकी एनर्जी E1 है, और ये मेरे पास सेकंड एनर्जी लेवल है E2, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन E1 लेवल से E2 में जंप करता है, तो जो एनर्जी एमिटेड होगी वो क्या होगी, E2 माइनस E1, दैट शुड बी इक्वल टू h न्यू। न्यू क्या है, फ्रिक्वेंसी, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, या फिर हम कह सकते हैं hc/λ, ठीक है। फोर्थ इनकी जो एजम्पशंस थी, जिसको हम बोलते हैं बोहर क्वांटाइजेशन थी। बोहर क्वांटाइजेशन आपके पास रूल हम कह सकते हैं। ये क्या कहता है कि आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम इज रिटन एज mvr, वो हमेशा क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा ऑफ h/2π। मतलब जो आपका एंगुलर मोमेंटम है वो किसके इक्वल है, nh/2π के इक्वल है। ये 4 पोस्टुलेट्स थे बोहर थ्योरी के, कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा,
इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2 का। ठीक है, इसको बोहर क्वांटाइजेशन रूल भी बोलते हैं। जैसे इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन किसके और कैसी ऑर्बिट्स में मूव कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव कर रहा है। तो इसका मतलब सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव कर रहा है, तो इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा mv²/r वो किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वही किसके इक्वल है, सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो mv²/r किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, न्यूक्लियस का जो चार्ज है Ze इंटू जो इलेक्ट्रॉन है by 4πε0 r² जो रेडियस है आपके पास, उसके क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से अगर मैं r की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो r क्या आ गया, दैट शुड बी इक्वल टू Ze²/mv² इंटू 4πε0। हमें पता है mvr इज इक्वल टू क्या है, NH/। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 रख दूं तो यहाँ से आप v की वैल्यू पुट कर सकते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट। जब आप इक्वेशन की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे आपके पास, या फिर r की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हैं, दैट शुड बी इक्वल टू NH/2πmv, दैट शुड बी इक्वल टू Ze²/4πε0 mv²। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, v से 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास v क्या आ जाएगा, दैट शुड बी इक्वल टू Ze² 8π² NH×। ठीक है, तो इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, z यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर, और n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। बाकी सारी टर्म्स तो कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है और h भी कांस्टेंट है। इसका मतलब आपके पास जो वेलोसिटी का डिपेंडेंस है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। अगर मैं ये वैल्यू वेलोसिटी की r में पुट करती हूँ तो जो रेडियस का एक्सप्रेशन होगा वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, दैट शुड बी इक्वल टू n²h² ε0 πmze²। ठीक है, यहाँ से आपके पास रेडियस किसके प्रोपोर्शनल हुई, दैट शुड बी n² के प्रोपोर्शनल और एटॉमिक नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये प्रोपोर्शनल काउंटेबिलिटी आपको याद रखनी है, और याद रखने से अच्छा है आप 1 मिनट में निकाल ही ले, क्योंकि गलती भी नहीं होगी। हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स के इक्वल है, mvr किसके इक्वल है, NH/। के। तो आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करके 1 मिनट का ही काम है, मैं तो जनरली निकाल ही लेती हूँ, क्योंकि फिर याद करने में बाई चांस 1 पावर में भी दिक्कत आ जाए तो फिर आपका पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है ना। और कितनी चीज़ें याद करोगे, तो कुछ चीज़ें आप 1 मिनट में निकाल सकते हो, तो आप इजीली वहाँ पे निकाल ही लें कि रेडियस आपके किसके प्रोपोर्शनल है, NH²। इसका मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ेंगे तो आपकी रेडियस क्या होगी, बढ़ेगी। और इसने सिर्फ हाइड्रोजन एटम के या 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही बताया था बोहर मॉडल, तो Z लगभग हर केस में हम क्या ले रहे हैं, 1। ठीक है, यह है हाइड्रोजन लाइक जो आपकी एटम्स होंगे उनके लिए, जैसे हीलियम प्लस है या फिर लिथियम प्लस है, ये ऐसे एटम्स हैं जिनमें हमारे पास, ये ऐसे न्यूक्लियाइज है जिसमें हमारे पास क्या है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर मैं इसकी एनर्जी की बात करूं तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इट इज रिटन एज हाफ mv², और v का प्रोपोर्शनल हमने निकाल ही लिया था। तो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी दैट शुड बी mz² e⁴ 8ε0 स्क्वेयर h² n²। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है, अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पता है तो आप पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं, दैट शुड बी इक्वल टू -Ze²/4πε0 r की वैल्यू पुट कर देंगे तो टोटल एनर्जी जो आपकी होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, दैट शुड बी इक्वल टू -mz² e⁴ 8ε² n² h²। ये आपके पास क्या आ जाएगी, उस हाइड्रोजन एटम की टोटल एनर्जी। इसका मतलब टोटल एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के, और इन्वर्सली किसके प्रोपोर्शनल है आपके पास, n² के, दैट शुड बी इक्वल टू n²। तो अगर मैं बात करूं आपके पास, अगर इवन एनर्जी की बात करूं, फर्स्ट जो ग्राउंड स्टेट है उसकी एनर्जी के लिए n क्या होगा, 1, दैट शुड बी इक्वल टू -mz² e⁴ 8ε0 h²। अगर z की वैल्यू 1 है तो E1 की वैल्यू कितनी आती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
या फिर nth एनर्जी स्टेट्स को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, En इज इक्वल टू -13.6 Z² बाय n²। ठीक है, अगर जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी तो आपके पास एनर्जी क्या होगी, घटेगी, क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू जैसे ज़्यादा बड़ी होती है तो वो वैल्यूज़ क्या होती है, कम होती है ना। तो आपकी एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, 1/n² के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके पास किसके है, Z² के। तो हम अगर हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो Z क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी 1। ठीक है, ये है एनर्जी। और एनर्जी को आप कैसे लिख सकते हो, एनर्जी को ही हम लिख सकते हैं hν, दैट शुड बी इक्वल टू, आपके पास जो फॉर्मूला आया था, दैट शुड बी इक्वल टू -mZ² बाई 8ε² n² h²। और अगर मुझे 1/λ की फॉर्मेशन में ये लेना हो तो hc/λ से मैं डिवाइड कर दूंगी, तो ये क्या बनेगा, 1/λ -mZ² दैट इज 8ε02 n² h³ ये आपके पास क्या बन जाएगा, 1/λ, जिसको हम वेव नंबर भी बोलते हैं। तो आपके पास जो क्रोस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होगी वो कुछ इस तरह से होगी। इसको आप कैसे लिख सकते हो, दैट शुड बी रिटन एज RZ²। अगर आपके पास दो एनर्जी स्टेट्स है, एक है EM और एक है EN, तो आपके पास एनर्जी का जो एमिशन था वो कितना था, hν। तो इस एनर्जी में हम क्या लिख सकते हैं, 1/n² माइनस ऑफ 1/m²। ठीक है, तो R यहाँ पे क्या है, इसको हम बोलते हैं रीडबर्ग कांस्टेंट। R इज नॉन एज रीडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है। और इसकी जो R है, इस कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे क्या है, me⁴ 8ε² h/c³। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, रीडबर्ग कांस्टेंट की। तो 1/λ किसके इक्वल होगा, RZ² 1/n² माइनस 1/m²। ठीक है, ये आपके पास रीडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अगर मैं रेडियस की बात करूँ तो रेडियस का फॉर्मूला आया था n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और z के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मुझे n = 1 और z = 1 मतलब हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस की बात करनी हो तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, दैट शुड बी इक्वल टू h² π m/e²। ठीक है, और इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, जो होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम, जिसको फर्स्ट बोहर ऑर्बिट रेडियस भी बोलते हैं। ये क्या होती है, फिक्स होती है। तो आपको क्या याद रखना है कि R का डिपेंडेंस, V का डिपेंडेंस और E का डिपेंडेंस किस किस पे है। और ये जो रीडबर्ग कांस्टेंट है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, एनर्जी के डिफरेंट एक्सप्रेशंस क्या है। एक एक्सप्रेशन तो ये है mZ² e⁴ 8ε² h², और एक एक्सप्रेशन है En इज इक्वल टू -13.6 Z² n²। ठीक है, तो ये आपके पास था बोहर मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल। इन्हीं पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे भी हुए हैं और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक हाइड्रोजन एटम है जो ग्राउंड स्टेट में कितनी एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहा है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। देन अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का वो कितना इंक्रीज होगा, वो इसने पूछा है। तो हमें पता है ग्राउंड स्टेट एनर्जी की अगर मैं बात करूं ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो किसके इक्वल होती है, हमें पता है nth एनर्जी निकाल लो पहले, दैट शुड बी इक्वल टू -13.6 बाई Z²। हाइड्रोजन एटम है तो Z की वैल्यू 1/n² और n की वैल्यू 1 है फॉर ग्राउंड स्टेट। तो आपके पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसने कहा कि ग्राउंड स्टेट में वो कितनी एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब जो एनर्जी रिमेन बची जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी प्लस जो जितनी एनर्जी ये एब्जॉर्व कर रहा है। तो अगर मैं इस ग्राउंड स्टेट एनर्जी को इवन रख रही हूँ तो ये क्या होगा, -13.6 प्लस जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्व कर रहा है, कितनी एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है, दैट इज 10⁻⁻²। तो यहाँ पे आपके पास जो एनर्जी बची वो क्या होगी, -3.4। ये एनर्जी E2 एनर्जी के इक्वल है, या फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी होती है -13.6 बाई n² मतलब 2 का स्क्वायर, ये कितनी होती है, -3.4। इसका मतलब क्वेश्चन
क्या कहना चाहता है कि आपके पास एक एनर्जी स्टेट है E1 और एक एनर्जी स्टेट है E2। जब कोई भी पार्टिकल ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी में जाता है तो वो कितनी एनर्जी ऑब्जॉर्व कर रहा है, 10⁻⁻² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे फर्स्ट ग्राउंड स्टेट है जो उसकी एनर्जी कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की आपके पास एनर्जी कितनी है, दैट शुड बी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपके पास क्या होगा, यहाँ पे हमें पता चल गया कि n क्या है 1 और इस केस में n क्या है 2। इसने पूछा क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू थर्ड पोस्टुलेट, ये किसके इक्वल था, mvr इज इक्वल टू nh/2π। तो इसने कहा है कि जो एंगुलर मोमेंटम है उसमें कितना इंक्रीज होगा। इसका मतलब अगर मैं L1 एंगुलर मोमेंटम n1 स्टेट के लिए लिखूँ तो वो क्या होगा, h/2π, और L2 एंगुलर मोमेंटम अगर मैं N2 स्टेट के लिए लिखूं तो वो क्या होगा, h/π। इसका मतलब कितना इंक्रीज हुआ आपके पास, वो कितना इंक्रीज हुआ वो किस पे डिपेंड करेगा, L2 माइनस L1 दैट इज h/π माइनस h/2π। तो यहाँ पे ये कितना बनेगा, h/2π, या h/2π को आप क्या लिख सकते हो, दैट शुड बी h क्रॉस, और इसकी वैल्यू होती है 1.05 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। h क्रॉस की वैल्यू को आप याद ही कर लें, क्योंकि कई क्वेश्चंस में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना होता है, फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं h/2π को की वैल्यू को h क्रॉस। तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, आंसर नंबर फर्स्ट। सेकेंड आपके पास क्वेश्चन क्या है कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। एनर्जी आपको एक्साइटेड स्टेट में गिवन है -3.4, और इसी एनर्जी के अक्रॉस आपसे क्या पूछा गया है, एंगुलर मोमेंटम। तो हमें पता है E2 एनर्जी ही क्या है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस केस में हमारे पास n की वैल्यू क्या थी, 2। तो अगर आपकी n की वैल्यू 2 है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम शुड बी mvr/nh/2π। n की वैल्यू कितनी है, दैट शुड बी 2, तो ये क्या होगा, h/π। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। ये एस्टेट 2020 में पूछा हुआ था, ये एस्टेट 2021 में पूछा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एक इनिशियली स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम है जो मेक करता है एक ट्रांजिशन को फ्रॉम n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 1। तो रिकॉइल मोमेंटम क्या होगा हाइड्रोजन एटम का, इसने ये पूछा है। तो आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि इनिशियली स्टेशनरी n की वैल्यू गिवन है, n तो गिवन है n इक्वल टू 4, एक गिवन है n इक्वल टू 1, और मोमेंटम इसने पूछा है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस मोमेंटम क्या होता है किसी भी वेव का, दैट शुड बी h/λ, या फिर लैम्डा इज इक्वल टू h/p। तो अगर आपको 1/λ की वैल्यू पता होगी तो आप p निकाल पाओगे, और 1/λ हमने देखा था वो किसके इक्वल था, दैट शुड बी इक्वल टू रीडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/n2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रीडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू रख देंगे, और 1 बाय जो n2 का स्क्वायर है और n1 का स्क्वायर है उसकी वैल्यूज को 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये आपके पास क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 1 से 4। तो आपके पास जो रीडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको पता है कि रीडबर्ग कांस्टेंट किसके इक्वल होता है। तो आप इजीली इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं ना कि 1/λ क्या है, n इक्वल टू 2 का स्क्वायर 1 माइनस 1/16 का स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा r इंटू 15/16, और 1/λ है, और हमें पता है h कांस्टेंट हमें पता होता है, तो h की वैल्यू भी आप रख सकते हैं। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी 6.6 इंटू 13 माइनस ये, और रीडबर्ग कांस्टेंट इंटू 15/16। इस यूनिट को आपको किस में निकालना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और C क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये निकल ही जाएगा क्योंकि हमें इसका एक्सप्रेशन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही पता है। और इसको C की वैल्यू से फिर आपको क्या कर देना है डिवाइड, और C क्या है स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू कितना है 3 इंटू 10⁸। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ रही हूँ, आप कर लोगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴
-10, 10⁻⁻10 मीटर को क्या बोलते हैं? 1 एंगस्ट्रॉम। तो 0.5 एंगस्ट्रॉम है। तो रेडियस आपसे पूछी है फोर्थ ऑर्बिट की, तो आपको पता होना चाहिए रेडियस का डिपेंडेंस वो किसके इक्वल था? n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था और z के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। तो आपके पास अगर फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस गिवन है कितनी है? 0.5 एंगस्ट्रॉम, और फोर्थ ऑर्बिट की पूछी है, तो इसका मतलब आपके पास n की वैल्यू क्या होगी? 4 का स्क्वायर 16 इंटू 0.5, तो 16 इंटू 0.5 दैट इज 8 इंटू 10⁻10 मीटर आपके पास क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी फोर्थ ऑर्बिट की। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? एक लाइट है क्रॉसपोंडिंग टू अ ट्रांजिशन n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 2 इन अ हाइड्रोजन एटम फॉल्स ऑन अ सीजियम मेटल। सीजियल मेटल पे लाइट को फॉल किया जाता है और लाइट का ट्रांजिशन क्या है? कहाँ से कहाँ तक है? n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 1। तो इसने पूछा है कि फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड होंगे उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो हमें पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है। इस क्वेश्चन को देखो बोहर ऑर्बिट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कर सकते हैं हमने पता है कि आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है कि कोई फोटोन अगर इंसिडेंट करवा रहे हैं, अगर उसकी एनर्जी इंसिडेंट जो आपका थ्रेशोल्ड फोटोन है या फिर उसका जो वर्क फंक्शन है उससे ज़्यादा होगा, तभी आपके पास इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इजेक्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हमें पता है एच न्यू माइनस एच न्यू नोट आपके पास क्या बताएगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें पता है कि n इक्वल टू, इसने क्या दे रखा है? वर्क फंक्शन तो गिवन है, तो एच न्यू नोट की वैल्यू तो इसने दे रखी है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें क्या निकालना है? एच न्यू। तो आपका एच न्यू कैसे निकलेगा? हमें पता है एनर्जी अगर E2 स्टेट से E1, यहाँ पे स्टेट कौन सी है? n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 1। तो मतलब वो क्या कर रहा है? फोर्थ स्टेट से सेकेंड स्टेट में जा रहा है ना। तो आपके पास जो फॉर्मूला होगा E4 माइनस E2 दैट शुड बी इक्वल टू एच न्यू एनर्जी एमिट करेगा अकॉर्डिंग टू द थर्ड पोस्टुलेट। तो हमारे पास एच न्यू किसके इक्वल आ जाएगा? दैट शुड बी इक्वल टू जो रीडबर्ग कांस्टेंट है या फिर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1 बाय आपका जो ट्रांजिशन हो रहा है कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? 4 से 2, तो ये होगा n1 की वैल्यू 2 माइनस n2 की वैल्यू 4 का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या बनेगा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो है ही है, और ये 1/4 माइनस 1/16, तो ये होगा 4 माइनस 3/16 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको पता है, और ये आपको एच न्यू डैश आपको गिवन है कितना? 1.9। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी? 2.55 माइनस ऑफ 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो एनर्जी कितनी आ जाएगी? 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो वो ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकता है दो टॉपिक्स को मर्ज करके। नेक्स्ट है, ये भी क्वेश्चन एस्टेट में पूछा हुआ है 2011 में शायद, कि आपके पास क्या है? एक ट्रू स्टेटमेंट बतानी है बोहर मॉडल पे। इसने क्या कहा कि जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन द ऑर्बिट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द n रेडियस ऑफ द परमिटेड ऑर्बिट इज, सिर्फ हमें ट्रू स्टेटमेंट बतानी है, बाकी सारी स्टेटमेंट्स क्या है? रॉन्ग है। तो हमें पता है वेलोसिटी हमने देखी थी ना, वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल आई थी आपके पास? दैट इज प्रोपोर्शनल टू द z और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द n, है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गई क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सेकंड, अगर मैं बात करूँ रेडियस ऑफ द परमिटेड ऑर्बिट प्रोपोर्शनल, रेडियस का प्रोपोर्शनल फैक्टर भी हमने देखा था, वो किस पे डिपेंड कर रही थी? n स्क्वायर पे, तो 1/n², ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, एनर्जी भी किस पे होती है? 1/n², है ना। और अगर मैं बात करूं व्हाइल रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन डू नॉट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रॉन तो एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका मतलब इसमें तो सारी स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। कहीं मैंने क्वेश्चन लिखने में तो गलती नहीं कर दी, क्योंकि ये तो सारी स्टेटमेंट ही गलत हो गई। एक मिनट, वेलोसिटी का चेक कर लेते हैं ना। वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सॉरी, वेलोसिटी आपके पास क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एन के, जबकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर के। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट होगी। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट शुड बी करेक्ट। ये ऐसे याद रखने में कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैं तो जनरली ऐसे निकाल के ही करती हूँ, इसलिए मुझे ये देखना पड़ा कि क्या होगा। तो वेलोसिटी क्या है?
इन्वर्सली प्रोपोर्शनली है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, मैंने सही भी लिखा था, वैसे बोलने में गलती करके। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द z पावर n। तो ये आपके पास तीनों एटम के मॉडल्स थे, उन पे मैंने क्वेश्चन भी करवा दिए और उनकी थ्योरी भी करवा दी। तो आपको इनके अजम्पशंस पता होने चाहिए, इन्होंने क्या कहा, और इनके जो भी एक्सप्रेशंस हैं जिनके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो सब भी पता होने चाहिए। इससे बाहर एस्टेट क्वेश्चन नहीं पूछता है, इस टॉपिक से ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, फिजिक्स विद ममता। और ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट किया करें ना, ये मोटिवेट करते हैं, आपके कमेंट्स लाइक ये बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल से जुड़े रहिए। स्टे ट्यून्ड विद अस एंड थैंक यू।